नमस्कार। मैं मानस अचल उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एक नए सामाजिक विज्ञान के एक नए अध्याय को लेकर। उम्मीद है इस बार भी आपका हमें भरपूर साथ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मानस अचल ज्ञान गंगा के नाम से एक छोटा सा चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये सामाजिक विज्ञान का दूसरा अध्याय है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, हमारे आसपास में देखें कुछ गतिविधि हो रही है, कुछ क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो इन क्रियाकलापों में हमारे आसपास में कृषि हो रहा है। ये देखिए कुछ ये फर्नीचर के कार्य हो रहे हैं, माइनिंग के काम हो रहे हैं। फिर यहाँ पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन आया हुआ है। अलग अलग प्रकार के काम हो रहे हैं। जितनी भी गतिविधियां हैं उसे हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं, 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें क्या होता है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें हम लोग प्रकृति से वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और बिना विशेष परिवर्तन के उसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इसको हम लोग प्राकृतिक क्रिया कहलाती है, प्राथमिक क्षेत्रक है। इसमें क्या क्या आते हैं? कृषि, इसमें देखिए क्या क्या आता है, ये कृषि कार्य आते हैं। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, तो ये सभी है। फिर आते हैं द्वितीय क्षेत्र पर। द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रकृति से वस्तुओं को प्राप्त कर उसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तुओं में बदल दिया जाता है। इसको हम लोग द्वितीय क्षेत्रक या उद्योग क्षेत्रक कहते हैं। तो जैसे क्या होता है, जैसे कपास से के पौधे से रेशा प्राप्त करके उसका धागा तैयार करते हैं, कपड़ा बुनते हैं। तो ये जो है ये हमारा द्वितीय क्षेत्रक आ गया। तो ये द्वितीय क्षेत्रक, इसको हम लोग द्वितीय क्षेत्रक या औद्योगिक क्षेत्रक के भी नाम से जानते हैं, है ना। द्वितीय क्षेत्रक को देखिए, ये इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा गया है। द्वितीय क्षेत्रक में कौन कौन से आते हैं? द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं, ये देखिए अलग अलग प्रकार के वस्तुएं, उद्योगों से बनी वो सारी वस्तुएं ये द्वितीय क्षेत्रक में आती है। तृतीय क्षेत्रक प्रथम और द्वितीय की सहयोगी क्रियाएं हैं, ये सेवा प्रदान करती है, इसलिए इसको ये तृतीय क्षेत्रक है। तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी गतिविधि आती है? इसमें देखिए ये कौन कौन सी आती है, परिवहन, बैंकिंग, बाजार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको जो है सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। तो ये 3 गतिविधि है इसमें से, और ये तीनों की तीनों गतिविधि एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें देखिए ये कुछ एक गतिविधि के लिए दिया हुआ है, कौन कौन से क्षेत्रकों में विभाजित करने का है। इसको इन प्रश्नों को भी जरूर आप लोग करें, प्रश्न उत्तर को। फिर उसके बाद आते हैं तीनों क्षेत्रकों की तुलना। तो इसमें देखिए, अच्छा ये हमारा राष्ट्रीय आय जानने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे देश में कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है या सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे कोई कपड़ा बुनने का काम करता है, कोई ईंट बना रहा है, कोई ये क्या ये अनाज तैयार कर रहा है। तो बहुत सारी वस्तुओं
कोई हॉस्पिटल जा करके अपनी सेवाएं दे रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो अलग अलग तरह के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। तो क्या सभी वस्तुओं की से गणना की जानी चाहिए क्या? नहीं, अर्थशास्त्री कहते हैं नहीं, सभी वस्तुओं की गणना करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तुओं की गणना करने की आवश्यकता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना, जैसे इसमें कहा गया है कि देखिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गेहूं जो है 8 रुपया किलोग्राम के दर से बेचा जाता है। गेहूं 8 रुपये किलोग्राम के दर से बेचा जाता है। फिर गेहूं से क्या तैयार होता है? आटा तैयार होता है। फिर आटे से जो है बिस्किट तैयार हो रहा है। तो क्या गेहूं को भी जोड़ेंगे, आटे को भी जोड़ेंगे और ये बिस्किट को भी जोड़ेंगे? नहीं, यहाँ पर कहना यह है कि सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जानी चाहिए। जैसे यदि किसान क्या करता है कि उसके पास गेहूं है, गेहूं से फिर आटा तैयार होता है, तो आटे के मूल्य में गेहूं भी शामिल है और फिर माफ कीजिए, और बिस्किट के मूल्य में फिर वो आटा और वो भी शामिल है। इसलिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जानी चाहिए। फिर एक और महत्वपूर्ण टर्म आता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। ये जीडीपी क्या होता है? ये जीडीपी होता है कि जब किसी विशेष वर्ष में, जैसे इसी साल की बात करें, 2020 की बात करें, तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है उसको यदि जोड़ देते हैं तो ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाता है। तो ये क्या है? ये जो है किसी देश का यही इनकम है। देश आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है हम लोग इससे जान सकते हैं। पिछले साल कितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, इस बार कितने वस्तुओं का होगा, आगे के लिए क्या टारगेट है, तो इसी से किसी देश के विकास का लेवल भी मापा जाता है। इसके बाद आते हैं क्षेत्रकों का ऐतिहासिक परिवर्तन। अब हम लोगों ने 3 क्षेत्र देखा। कौन कौन से 3 क्षेत्र थे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक है। तो ये क्षेत्रक जरूरी नहीं कि जिस क्षेत्रक में कोई है तो बस वहीं पर रहेगा। लोगों का रुझान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर होता है। देखिए, शुरुआती समय में जब कोई देश विकास के प्रारंभिक अवस्था में रहता है तो उसमें ज़्यादातर लोगों की संख्या प्राथमिक क्षेत्र में होती है। कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा लोग लगे हुए रहते हैं। आज से लगभग 20 साल पहले या और भी पहले कहें तो लगभग 80% लोग कृषि में थे। लेकिन धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई तो बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज में गए, बहुत सारे सेवा क्षेत्र की स्थापना हुई, हॉस्पिटल खुले, स्कूल्स खुले, तो तृतीय क्षेत्र में भी लोग जाने लगे। तो ये लगातार ये परिवर्तन होता जा रहा है, प्राथमिक से द्वितीयक में और या फिर प्राथमिक से तृतीयक क्षेत्रकों में भी लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद इधर देखने को ये मिलता है कि तृतीयक क्षेत्रक लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका ये लगातार क्या देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इस फिगर में देखिए, ये तृतीयक क्षेत्रक को दिखा रहा है। तृतीयक क्षेत्रक सिर्फ इतना सा है, लेकिन बाद में फिर देखते हैं ये तृतीयक क्षेत्रक का कितना, ये तृतीयक क्षेत्र कितना बड़ा हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला वो क्षेत्र कौन सा? ये तृतीयक क्षेत्रक ही है। तो तृतीयक क्षेत्रक का महत्व कैसे बढ़ता जा रहा है? तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को डील किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का महत्व किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्यों ये बढ़ता जा रहा है इतनी तेज़ी से। पहला पॉइंट नंबर 1, किसी देश में अनेक सेवाओं की आवश्यकता होती है ना। शुरुआती समय में हॉस्पिटल, स्कूल्स, पोस्ट ऑफिस, ये सब की आवश्यकता होती है। इसको
फंडामेंटल चीज़ माना गया है और किसी देश के विकास में बहुत ज़रूरी होता है और इसकी जिम्मेदारी जनरली सरकार के ऊपर होती है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये इसको हम लोग कहते हैं। इस वजह से तृतीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद है तृतीय क्षेत्र के बढ़ने का एक और महत्वपूर्ण कारण है कि कृषि और उद्योगों का विकास जैसे जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र डेवलप करता है वैसे वैसे ही तृतीय क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होने लगता है ना। जैसे कृषि कार्य जैसे बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, भंडारण की आवश्यकता, व्यापार की ये ज़रूरत महसूस होने लगती है, परिवहन की ज़रूरत महसूस होने लगती है। तो इस वजह से तृतीय क्षेत्र जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे ही इन सब की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। रेस्टोरेंट, टूरिज्म, शॉपिंग मॉल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सब का डिमांड बढ़ता जाता है। फिर इधर कुछ सालों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर जोर बढ़ता जा रहा है। सभी सूचनाओं से अपने आप को भरपूर अपने आप को करना चाहते हैं। तो ये इसको हम लोग इसी वजह से तृतीय क्षेत्र लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये तृतीय क्षेत्र देखिए, पैसे के क्षेत्र में तो बढ़ रहा है लेकिन रोजगार ये उतना नहीं दे रहा है। पैसे के मामले में देखें भरपूर पैसा मिल रहा है इससे, लेकिन ये जो है रोजगार उतना नहीं दे पा रहा है। सबसे ज़्यादा जो रोजगार मिल रहा है वो रोजगार मिल रहे प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लोग इसमें अभी लगे हुए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। कृषि क्षेत्र में इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें ज़्यादा लोग लगे हुए हैं लेकिन प्रोडक्शन उससे क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ी है। जब ज़्यादा लोग लगे हुए हैं और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ये चीज़ बेरोजगारी नहीं, ये अल्प बेरोजगारी कहलाती है। एक बार फिर से हम लोग बेरोजगारी की परिभाषा देख लेते हैं। तो ये बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जब लोग प्रचलित दरों पर काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, तो इस कंडीशन को बेरोजगारी कहा गया है। लेकिन हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है अल्प बेरोजगारी, मतलब वो रोजगार से प्रतीत होते हैं। रोजगार यदि कृषि क्षेत्र की ही बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ज़्यादा लोग लगे हुए हैं लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। मतलब ये कि यहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। यदि उन लोगों को अलग कर देते हैं तो भी प्रोडक्शन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग अल्प बेरोजगारी कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी में अंतर है। खुली बेरोजगारी में रोजगार बिल्कुल नहीं मिलता और प्रच्छन्न बेरोजगारी में उसमें रोजगार में लगे हुए रहते हैं लेकिन रोजगार में लगे हुए रहते हैं लेकिन उन्हें प्रोडक्शन नहीं हो पाता उतना। तो ये स्थिति है जहाँ पूरा दिन वो बहुत सारे लोग हैं, अब ये क्या कहते हैं, गरीब लोग जो क्या करते हैं पूरा दिन मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें बहुत कम प्रॉफिट हो पाता है। तो ये अल्प बेरोजगारी है। अब यह है कि रोजगार का सृजन कैसे हो, कैसे रोजगार बढ़ाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात देखिए दी हुई है कि यदि असिंचित भूखंड है या ये कहें कि अनुपजाऊ क्षेत्र है तो वहाँ पर यदि सिंचाई की सुविधा हो जाए तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सकता है, अनाज उपजाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है समस्या का समाधान हो सकता है। और देखते हैं
यदि परिवहन की सुविधा हो जाए, यदि यहाँ पर क्या हो, परिवहन की सुविधा हो जाए गांव में, तो क्या हो सकता है, गांव के लोग, किसान जो गरीब हैं, वो अपना अनाज लेकर के मार्केट जा सकते हैं और अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद कहा जाता है कि यदि किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए, यदि ऋण उपलब्ध करा दिया जाए तो बहुत सारे लोग जो किसान हैं वो अपना रोजगार कर सकते हैं, उद्योग वाले अपना उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं। फिर यदि भंडारण की सुविधा हो तो उन्हें जो है क्या है कि फिर उन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है और भंडारण के भी काम में लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं। लगभग हम लोग पाठ के बीचों बीच आ गए हैं। एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट होगा, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, इस पाठ को जारी रखते हैं। तो रोजगार के लिए ही सरकार ने एक बेहतरीन प्रयास किया है, वो है नरेगा। नरेगा क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। ये 2005 में इसको शुरू किया गया था। तो ये नरेगा है, इसमें 100 दिन के पक्के रोजगार की गारंटी दी गई है। और यदि सरकार गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे पाती है तो इस कंडीशन में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। अब नरेगा का नाम बदल करके इसको मनरेगा कर दिया गया है। इसका नाम पहले क्या था? NREGA, नरेगा। तो नरेगा ये 2005 में इसकी शुरुआत हो गई, लेकिन अब इसके आगे में महात्मा गांधी भी जुड़ गए हैं। अब इसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सरकार की ओर से बहुत अच्छा कदम उठाया गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि 3 क्षेत्रकों में बांट सकते हैं। एक और तरीके से इसको बांट सकते हैं, रोजगार की प्रकृति को लेकर के अनुसार, रोजगार की प्रकृति के अनुसार 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? एक को संगठित क्षेत्र कहते हैं और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में ये कांता काम करती है और असंगठित क्षेत्र में कमल। एक प्रकार से कह सकते हैं ये सरकारी है और ये प्राइवेट है, गैर सरकारी है। ये बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो। और यहाँ पर क्या है, ये प्राइवेट में लोग जो जॉब करते हैं तो उसे कहते हैं। अब देखिए कौन कौन सी सरकारी सुविधा मिलती है संगठित क्षेत्रों में। तो यहाँ पर ये कांता, देखिए कांता क्या करती है, नियमित समय तक काम करती है, उसे अपना महीने के अंत में उसको वेतन मिलता है। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार उसको भविष्य निधि, CPF, GPF, EPF, ये सब की सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा इसको सवैतनिक अवकाश मिलता है, यानी जिस दिन वो छुट्टी पर नहीं भी जाएगी तो उसका वेतन नहीं कटता है। और रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलेगा। तो ये संगठित क्षेत्र का में। अब असंगठित क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये काम के घंटे जनरली ज़्यादा होते हैं। सुबह सुबह ये कमल जाता है और ज़्यादा समय तक काम करता है, उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है। और इससे संवैधानिक अवकाश नहीं है, जिस दिन वह नहीं जाएगा उस दिन उसका वेतन नहीं दिया जाएगा और कभी भी इसको नौकरी से हटाया जा सकता है। रोजगार की सुरक्षा नहीं है। तो ये है। फिर दोनों इसमें अंतर भी करने को कहा जा सकता है। क्या इसमें अंतर करें कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में की कार्य प्रकृति में क्या अंतर है। फिर इसके अलावा असंगठित क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
सरकारी नियम की कोई भी विशेष सुविधा इन सबको नहीं मिलती है। ये रोजगार की सुरक्षा नहीं है। फिर बहुत सारे लोग सड़कों के किनारे अपना काम करते हैं, ठेले लगाते हैं, बहुत सारे मजदूर खेतों में काम करते हैं। ये सारे के सारे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। फिर इधर देखते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। इनको जनरली क्या होता है, असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों का शोषण किया जाता है। काम के घंटे जनरली ज़्यादा होते हैं, वेतन कम होता है, उचित मजदूरी नहीं दी जाती, ना ही कोई विशेष लाभ दिया जाता है। तो सरकार को चाहिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उन्हें नियमित वेतन मिले और काम के घंटे नियमित हों, निश्चित किए जाएं। तो ये सभी कुछ सरकार को ये ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये शहरी क्षेत्रों में भी मजदूरों का शोषण हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी असंगठित क्षेत्र में शोषण हो रहा है। तो ये सभी स्थिति देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा आते हैं कि स्वामित्व के आधार पर भी क्षेत्रों में बांटा गया है। एक को सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को निजी क्षेत्र। ये सार्वजनिक क्षेत्र ये हुआ गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें ये क्या होता है, जब सार्वजनिक क्षेत्र किसको कहते हैं, जब सरकार क्या होती है, सरकार के अधीन कोई कंपनी काम करती है तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें मालिक कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। और प्राइवेट सेक्टर में उनकी निजी संपत्ति होती है, ये किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के हाथों में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र का इंडियन रेलवे कह सकते हैं, बैंक है, गवर्नमेंट बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक भी है। तो जनरली प्राइवेट बैंक भी है तो भी वो सरकारी नियमों का पालन करते हैं। फिर प्राइवेट में यदि कहें तो टिस्को है, फिर जियो है, एयरटेल है। तो ये सभी प्राइवेट क्षेत्र हैं। अच्छा, ये बहुत सारे चीज़ों की सुविधा गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट लोगों के हितों को ध्यान में रखती है। और जनरली प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनका मुख्य मकसद पैसा कमाना, पैसा बनाना होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे चीज़ों में अपना इंडियन रेलवे है और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं तो उनके हाथों में है और इसका मकसद जन कल्याण होता है। तो ये था, उम्मीद है आपको ये पार्ट ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा इसमें देखिए, बहुत अच्छे से इसमें बताया हुआ है। सेवा क्षेत्र में समानुपात में वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र में रोजगार उत्पादन में वृद्धि हुई है तो नहीं हुई है। यहाँ तृतीय क्षेत्र, इसमें देखिए, इसमें क्या, देखिए इस क्षेत्र में श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा होती है तो संगठित क्षेत्र में होता है। फिर है भारत में किस अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में, बड़े अनुपात में। फिर कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है। फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां परस्पर निर्भर हैं, है ना, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। फिर उसके बाद आता है किसका, दूसरे का गौ होगा, फिर क होगा, फिर ख,
गौ। फिर इसके अलावा ये जोड़े लगाने का ये दिया हुआ है। अब थोड़ा गौर करेंगे तो इसमें देखिए बताया हुआ है, और ये सभी है जनरली ये किए गए हैं। और इसका क्वेश्चन आंसर भी आप ज़रूर कर लीजिए। इसमें ज़्यादातर हमने संकेतों में दिया हुआ है, तो आप पेज नंबर भी लिखे हुए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा तो फिर से हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है आपको ये पाठ ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।